ईरान अब इजराइल पर ऐसी मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है जो हवा में फूटकर अपने क्लस्टर से कई छोटे छोटे बम निकालती है। अब आइए आपको बताते हैं कि इन मिसाइल्स के बारे में आखिरकार क्या कुछ जानकारी है क्लस्टर बम से जुड़ी हुई। ये मिसाइल हवा में खुलकर के छोटे छोटे बम बिखेर देती है। हर छोटे बम में करीब 7 किलोग्राम विस्फोटक होता है। साल 2008 में 100 से ज्यादा देशों के बीच ये समझौता हुआ था क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर के कि इनके प्रोडक्शन पर रोक रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक समझौता था जो कि 2008 में 100 से ज्यादा देशों के बीच हुआ था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यूएस, इजराइल और ईरान इस समझौते में हालांकि शामिल नहीं थे और ये इस्तेमाल हालांकि यहाँ पर ईरान की तरफ से किया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल भी किया था। जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो उसमें भी इन बमों का इस्तेमाल शुरुआती दिनों में किया गया था। अब एक और खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि ईरान के हमलों से ट्रंप किस तरीके से परेशान है। ये खबर आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी क्लस्टर बम से जुड़ी। ईरान ने मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तबाही मचाई। अमेरिकी सैन्य बेस के अलावा रिहायशी इलाकों, पर्यटक स्थलों को निशाना बनाया। ईरान की इस कार्रवाई ने कई देशों को उसका दुश्मन बना दिया है। उसके दुश्मनों की फेहरिस्त में एक और नया नाम शामिल हो गया है और वो है अजरबैजान। दरअसल अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ईरान ने नक्शिवान की ओर 4 ड्रोन भेजे थे, जिनमें से एक को सेना ने निष्क्रिय कर दिया, जबकि अन्य ने नागरिक सुविधाओं को निशाना बनाया। अजरबैजान का दावा है कि ईरानी ड्रोन हमले में 4 नागरिक घायल हो गए। अजरबैजान ने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी, जिसके साथ ही पश्चिमी एशिया में युद्ध का दायरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि ईरान ने अजरबैजान की ओर ड्रोन भेजने से इनकार कर दिया। ईरान ने बार बार युद्ध में तेल और गैस के ठिकानों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने से इनकार कर दिया है। उधर नेटो भी जंग में ईरान के खिलाफ उतर सकता है। बताया जा रहा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने बर्बाद कर दिया। तुर्की के मुताबिक नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल इराक और सीरिया के ऊपर से गुजर गई थी। पहले उसे पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात नेटो एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। तुर्की के अधिकारियों का दावा है कि मिसाइल का मलबा तुर्की के हाटे प्रांत में गिरा। तुर्की का कहना है कि इस बारे में नेटो देशों से बातचीत के बाद कुछ एक्शन लेंगे। इस बीच खबर है कि ब्रिटेन और फ्रांस भी युद्ध में सक्रिय हो गए हैं। ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य बेस की इजाजत दे दी है, यानी अब अमेरिका के बॉम्बर्स ब्रिटेन के एयरबेस से उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन ने साइप्रस की सुरक्षा में डिस्ट्रॉयर HMS ड्रैगन को तैनात किया। इसके अलावा मार्लेट मिसाइल और वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई। फ्रांस भी साइप्रस में फ्रिगेट भेज रहा है, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि नेटो भी जंग में शामिल हो सकता है। और ईरान के हमलों से ट्रंप परेशान नजर आ रहे हैं। हमले रोकने के लिए नए हथियारों की तैनाती की जा रही है। हथियारों का स्टॉक लगातार अमेरिकी सेना की तरफ से बढ़ाया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया है कि उन्हें वॉर लड़ने वाले अब अधिकारी भी चाहिए। वो बताएं कि किस तरीके से रणनीति बनाना है, आगे बढ़ना है। लेकिन इन सब के बीच में हमले रोकने के लिए, हमले करने के लिए नए हथियारों को मंगाया जा रहा है। हथियारों का स्टॉक बढ़ाया जा रहा है अमेरिकी सेना की तरफ से, यानी ये युद्ध लंबा खिंचने वाला है। जो ये बातें बार बार आ रही थी कि 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 8 हफ्ते, लेकिन उससे भी ज्यादा की तैयारी अमेरिका की तरफ से कर ली गई है। पीट हेगसेथ पहले ही कहते हुए नजर आ गए हैं कि हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, यानी ये हथियार और ज्यादा इनकी तरफ से बरसाए जाएंगे। और यही बताया जा रहा है कि हथियारों का जो स्टॉक है वो अब अमेरिकी सेना बढ़ाते हुए नजर आ रही है। और इसके साथ तैयारी ये भी की जा रही है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो आने वाले वक्त में कुछ और अधिकारियों को भी भर्ती किया जाएगा। उन अधिकारियों को इस वॉर डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा। ये भी तैयारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। सब अमेरिका साफ कह चुका है कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है। ईरान हमेशा बाहर आकर के ये बता रहा है कि अमेरिका झूठ बोल रहा है।
बातचीत जब होनी थी तब हुई नहीं, तब बातचीत किस बात? क्या बात सराक्षी तक सामने आया? बात सराक्षी की तरफ से ये बताया गया कि हम चौथे दौर की जो बातचीत लंबित थी उसमें हम ये तय करने वाले थे कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को त्याग देंगे, लेकिन अमेरिका हमें उसके साथ साथ एक विकल्प भी देगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से चौथे दौर की बातचीत में प्रवेश करने से पहले ही इजराइल के साथ मिलकर हम पर हमला कर दिया जाता है, तो अब हम भी उचित कार्रवाई कर रहे हैं। ईरान लगातार खाड़ी देशों को दहला रहा है। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर समेत दूसरे देशों में मौजूद अमेरिकी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की मिसाइल्स इन देशों के तेल ठिकानों, दूतावासों को भी तबाह कर रही हैं। अब ईरान का प्लान बेहद खतरनाक है। ईरान अब अरब देशों में पानी की किल्लत पैदा करने की कोशिश में है। ईरान की मिसाइल्स के निशाने पर अब अरब देशों में मौजूद डिसैलिनेशन प्लांट्स आ गए हैं। ये वो प्लांट्स हैं जो समंदर के खारे पानी को पीने लायक मीठे पानी में बदलते हैं। अगर ईरान की मिसाइल्स में से ये वाटर प्लांट ध्वस्त हो गए तो अरब में मौजूद देशों के पास महज 3 से 4 दिन का पानी ही बचेगा। इससे लोग परेशान होंगे और सरकार पर ईरान से समझौते के लिए दबाव बना सकते हैं। ईरान के हमलों से इसके संकेत भी मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने यूएई के फुजैरा पावर स्टेशन पर हमला किया, जो सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स में से एक को बिजली की सप्लाई करता है। इसके अलावा कतर में वाटर प्लांट्स पर हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि अरब देशों ने अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है, जिसके बाद अब प्लांट्स के करीब एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम लगाए जा रही है, जिससे किसी भी ड्रोन हमले को नाकाम किया जा सके। हालांकि अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स को बचा भी लिया गया तो भी अरब में तबाही की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान में मौजूद न्यूक्लियर प्लांट्स को अमेरिका इजराइल तबाह कर रहा है, जिससे रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। ये रेडिएशन पानी के जरिए फारस की खाड़ी तक पहुंच सकता है और इसी पानी के इस्तेमाल डिसैलिनेशन प्लांट्स में किया जाता है। यानी खाड़ी देशों में इंसानी जिंदगी पर गंभीर खतरा बना हुआ है। तो अभी तक इस जंग को लगातार जोड़ करके देखा जा रहा था, किससे? तेल से। लेकिन अब ये जंग इसके साथ साथ तेल के साथ साथ पानी से भी जुड़ते हुए नजर आ रही है। खाड़ी देशों में पानी महासागर से लिया जाता है, जो कि खारा होता है। उसे मीठे पानी में पीने योग्य पानी में तब्दील करने के लिए डिसैलिनेशन प्लांट की जरूरत होती है। अब इस पर ही जब सीधे सीधे हमला किया जा रहा है तो सवाल भी उठ रहे हैं कि किस देश के पास आखिरकार कितने दिन पीने का पानी बचा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि खाड़ी देशों के लिए ये डिसैलिनेशन प्लांट आखिरकार कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अगर बात सबसे पहले इजराइल की करें तो इजराइल के करीब 70% लोग इसी वाटर प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। जो खारा पानी उसे मीठा तब्दील किया जाएगा और उस पर उनकी निर्भरता होती है। सऊदी अरब की निर्भरता 70% है इजराइल के साथ साथ। इजराइल मिडिल ईस्ट में तेल तो बहुत है लेकिन पीने का पानी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये प्लांट लगाए जाते हैं ताकि इसे पीने योग्य पानी बनाया जा सके। इसके अलावा कुवैत की निर्भरता इसमें सबसे ज्यादा है, 90% है। अगर इस पूरी पाइपलाइन को, अगर इसे पूरी तरीके से प्लांट को ध्वस्त कर दिया गया तो पीने के पानी की किल्लत हो जाएगी। बहरीन की इस पर निर्भरता 90% है। इसके साथ यूएई की इसमें निर्भरता 50% है। ये वो देश है जो अपने आप में तेल का भंडार लेकर चलते हैं लेकिन पानी का नहीं। ओमान में इसकी निर्भरता 86% है। ओमान इन प्लांट्स पर 86% तक की निर्भरता रखता है। तो ये
समंदर से पानी लेते हैं, कैसे होता है इसका परिवर्तन, डिसैलिनेशन कैसे होता है, समंदर से ये पानी लेते हैं, उसके बाद पानी को बड़े टैंक में स्टोर किया जाता है। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये जो सांकेतिक तस्वीर है, ये यहाँ पर लगा हुआ जो सेटअप है, इसके माध्यम से ही इसे परिवर्तित किया जाता है। हाई प्रेशर के माध्यम से अशुद्धियां हटाई जाती हैं ताकि उसे पीने योग्य और अन्य रोजमर्रा के कामों के उपयोग के लिए बनाया जा सके। आरओ मेम्ब्रेन टेक्निक का इसमें इस्तेमाल होता है, जिसके माध्यम से गंदगी को हटाया जाता है। मीठे पानी में मिनरल्स मिलाए जाते हैं ताकि ये पीने योग्य बन जाए। समुद्र के खारे पानी में कौन से मिनरल्स, अगर आप उसे उबालने बैठेंगे तो नमक ही बनेगा। पानी का जो पीएच बैलेंस है उसे किया जाता है, 7 तक उसको लेकर के आते हैं ताकि वो पीने योग्य बन जाए। क्लोरीन और यूवी रेज से इसका शुद्धिकरण किया जाता है। एक लंबी प्रक्रिया यानी कि होती है एक पानी को पीने योग्य पानी में सिर्फ तब्दील करने के लिए। घरों में पीने वाले पानी की सप्लाई इसके साथ ही यहाँ पर होती है, जब वो पूरी तरीके से डिसैलिनेशन वहां पर उसका हो जाता है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि अभी तक आप इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार कितना पानी है जो उनके पास, कितना तेल है किस देश के पास जो रिजर्व के तौर पर रखा हुआ है, लेकिन अब चर्चा इस बात की हो रही है कि कितना पानी है किस देश के पास जो उनके पास पीने के लिए रखा हुआ है। रिपोर्ट देखें। ईरान पर हमले से पहले अमेरिका ने लंबी चौड़ी तैयारी की, समंदर में सेना तैनात की, एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर तैनात किए। खाड़ी देशों में मौजूद सैन्य बेस की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अमेरिका ने सैन्य बेस की सुरक्षा में अपना बेहद ताकतवर माना जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम थाड तैनात किया। उम्मीद की जा रही थी कि ये ईरान की मिसाइल्स के खिलाफ मजबूत रक्षा कवच साबित होगा, लेकिन खामनेई की सेना ने अमेरिका का गुरूर तोड़ दिया। अरब देशों में मौजूद कई अमेरिकी राडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया। सैटेलाइट इमेज से अमेरिका को हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2 मार्च 2026 को ली गई एक सैटेलाइट इमेज में जॉर्डन के मुआफक साल्ती एयरबेस पर जले हुए थाड रडार के चारों ओर मलबा दिखाई दिया। ईरान की सेना ने सबसे पहले अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम पर ही हमला किया। यूएई, जॉर्डन और कतर में मौजूद अमेरिकी रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिका के पुख्ता रक्षा कवच को तार-तार कर दिया गया। सैटेलाइट तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि जॉर्डन के मुआफक साल्टी एयरबेस पर तैनात एक अमेरिकी थाड मिसाइल बैटरी के रडार सिस्टम को शुरुआती हमलों के दौरान ही निशाना बनाया गया था। दावा किया जा रहा है कि थाड मिसाइल बैटरी को नष्ट कर दिया गया है। यह हमला ऐसे समय हुआ जब अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए एक व्यापक हवाई अभियान के जवाब में तेहरान ने पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना शुरू किया था। विशेषज्ञों के मुताबिक ये संकेत है कि रडार सिस्टम को सटीक रूप से निशाना बनाने के लिए एक से अधिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया होगा। जिस रडार को निशाना बनाया गया वो थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का AN/TPY-2 ट्रांसपोर्टेबल रडार है, जिसे अमेरिकी रक्षा कंपनी रेथियन बनाती है। ये रडार बेहतरीन तकनीक से लैस होता है और इसके इस्तेमाल में होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन को काफी दूरी से पहचानने के लिए किया जाता है। एक थाड बैटरी के लिए एक रडार केंद्रीय भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके जरिए ही इंटरसेप्टर मिसाइल्स को टारगेट की जानकारी मिलती है। अमेरिकी मिसाइल डिफेंस एजेंसी के 2025 के बजट दस्तावेजों के अनुसार इस रडार की कीमत लगभग $50 करोड़ के आसपास होती है। रिपोर्ट के अनुसार ये रडार सिस्टम 5 बड़े ट्रेलरों पर स्थापित होता है, जिनमें से हर एक करीब 40 फीट लंबा होता है। फिलहाल ईरान ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका का ये थाड सिस्टम भी अजेय नहीं है, बस जरूरत है सही रणनीति की। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।